खड़क गए। रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं। खड़गे जी राजीव गांधी के बगल में खड़े बैठे हुए थे लोकसभा में, चेक कीजिएगा। जब राजीव गांधी मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ 1 घंटा 15 मिनट का भाषण दिया था। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई। संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। आंकड़ा नहीं है क्या? आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है, अपनी किचन में नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात है कि खत्म करो आरक्षण। इसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। खासकर जो देश की राजधानी दिल्ली है वहां पर कई दिनों से ये वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है कि देश में ये जो जातिगत आरक्षण है उसे खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इसे आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की मांग कोई नई नहीं है। जब से आरक्षण लागू हुआ है या जब से आरक्षण लागू होने की बात शुरू हुई है तब से लेकर इसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। 1989 में जब आरक्षण का मामला शुरू हुआ था और 70 में भी ये सब मामला चला, तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल की जब राजनीति हो रही थी तो इसको खत्म करने के लिए भाजपा ने कमंडल की राजनीति शुरू की। और 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो उसने मंडल की जो धार थी उसको पूरी तरीके से कुंद कर दिया और उनकी रथ यात्रा पूरे देश में घूमी और बिहार में उनके रथ का पहिया थाम दिया तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया। बीपी मंडल ने इसकी सिफारिश की थी, बीपी मंडल ने इसको बनाया था, उसके बाद इसे 1990 में लागू कर दिया गया। जिस समय इसको लागू किया गया उस समय भी पूरे देश में हंगामा बरपा, इसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ। यहाँ तक कि एक अनफॉर्चुनेट घटना भी घटी कि एक लड़के ने आग डालकर आत्महत्या भी कर ली, अपने ऊपर आग लगा ली। लेकिन पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई का मामला था, तो इसलिए कोई भी सरकार इसके खिलाफ नहीं जा सकती थी और ये आरक्षण लागू हो गया। 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल गया और 23.5% आरक्षण दलितों को है, SC ST को है। कुल मिलाकर के 49.5% आरक्षण देश में लागू है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कहती रही कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में 70% तक आरक्षण लागू किया गया है। बात हम नॉर्थ इंडिया की भी करें तो यहाँ भी आरक्षण की वो सीमा जो कि दलितों और पिछड़ों के लिए लगाई गई थी उसको तोड़ दिया गया और 10% सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया गया EWS के नाम पर। यूं तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका नाम है, लेकिन ये सवर्णों के लिए आरक्षित है। इसमें सवर्ण ही कर सकते हैं, उनको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। क्रीमी लेयर की तरह यहाँ भी एक नियम बनाया गया। जिस तरीके से OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी आय है किसी माता की या पिता की, तो उसको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में कोई IAS है, IPS है, PCS है, तो भी आपको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर है। कुल मिलाकर के उसी तरीके से EWS में भी ये नियम और शर्तें लागू की गई कि 8 लाख से ज़्यादा जिनकी आय है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और EWS की सबसे अच्छी बात यह है कि जब से इसको लागू किया गया, उस कानून बना उसके 1 साल पहले से इसको लागू करने की बात की गई और पूरे देश में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। बात करें अगर कि जब आरक्षण की कहा जाता है कि 50% आरक्षण है, 2 तरीके की धारणाएं हैं। एक धारणा ये है कि 50% ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और आरक्षण के नाम पर हड़प जाते हैं, तो दूसरी ओर जो आरक्षण समर्थक हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली 50% आरक्षण तो सवर्णों को मिल गया। हाँ, और जिनकी आबादी 85% है वो लोग 50% में आते हैं, बाकी जिनकी आबादी 15% है वो 50% आरक्षण पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपस में ये सब चलता रहता है
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। ये इतना सेंसिटिव और इतना संवेदनशील मसला है कि इसको छू पाना, इसको छूना किसी भी लोहे की राड के छूने से कम नहीं है। बिजली के करंट लग जाता है, क्योंकि एक एक शब्द इसमें नपा तुला होता है और एक शब्द से आपकी पार्टी या तो धराशायी हो सकती है या तो आसमान पर जा सकती है। बिहार चुनाव की अगर हम बात करते हैं, बिहार में जैसे ही मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में क्या हुआ था ये आप सबको अच्छी तरीके से याद है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में और पंजाब में और उत्तराखंड में चुनाव है। हालांकि यूं तो चुनाव 5 राज्यों में, मणिपुर में भी है, गोवा में भी है, लेकिन इन 3 राज्यों में पहले चुनाव है। और ऐसे में ये आरक्षण खत्म करो का जो अभियान चला है वो किसको जलाएगा, किसको सताएगा और किसको ऊपर ले जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और यही आज का हमारा मुद्दा है कि क्या आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, क्या जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्या अब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का समय आ चुका है, क्योंकि 1990 से ये लागू है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये लागू रहेगा। हम इस पर चर्चा करेंगे मुद्दे की बात पे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि लोगों ने इस पर, किस पार्टी ने क्या अपनी राय रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़क गए, रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं। खड़गे जी राजीव गांधी के बगल में खड़े बैठे हुए थे लोकसभा में, चेक कीजिएगा। जब राजीव गांधी मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ 1 घंटा 15 मिनट का भाषण दिया था, खड़गे जी वहीं बैठे हुए थे। खड़गे जी भूल गए, लेकिन इतिहास नहीं भूलता है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित इंदिरा नेहरू अलियास इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने रिजर्वेशन खत्म किया हो। काका का लेकर कमीशन की रिपोर्ट दबाने से लेके, मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाने से लेके, क्या काम इन्होंने नहीं किया। नेहरू तो खुलेआम कहते थे कि आई डोंट सपोर्ट रिजर्वेशन। अठावले जी जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। न्याय का मामला है, सामाजिक अन्याय जिसके ऊपर हुआ सदियों से, उसको सामाजिक, जब तक आरक्षण खत्म करना जो आंदोलन कर रहे हैं तो जाति खत्म कर दे तो शायद अपने आप आरक्षण खत्म, जरूरत नहीं पड़ेगा। आंकड़ा नहीं है क्या? आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है, अपने किचन में नहीं। आंकड़ा तो सरकार का है, वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग। क्या उसमें रिजर्वेशन लागू होता है? तो ये खत्म करने की परिपाटी नहीं हुई। लैटरल एंट्री क्या है? क्या ये आरक्षण खत्म करने की परिपाटी नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं? क्या हम बीजेपी के लोगों के बयान नहीं देखते हैं या उनके इकोसिस्टम की बात नहीं करते हैं? आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, वो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई। जी हाँ, अलग अलग राय है। कोई पार्टी इस पर खुल करके अपनी राय नहीं रखना चाहती। कोई कह रहा है कि जाति खत्म कर दीजिए तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात तो सही है कि आखिर ये जाति का दोष हुआ क्यों इतने लंबे समय से चला आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आपने आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण को आगे बढ़ा दिया है।
हर दिन निजीकरण हो रहा है, सब चीज़ें बिक रही हैं और यहाँ जो चीज़ें प्राइवेट में हैं वो उस पर आरक्षण लागू नहीं होता। ये इसका राहुल गांधी कह चुके हैं, कई बार उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि देश में जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, उन 500 बड़ी कंपनियों में एक भी कंपनी का मालिक SC ST या OBC का नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 52 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी ज़्यादातर VC सवर्ण के हैं और 40 कुल 4 मिला करके 47 अगर सवर्ण के हैं तो अब 3 और 4 मिला करके या 4 अब OBC और एक SC ST का है। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। सवर्ण कहता है कि भाई जातिगत आरक्षण क्यों होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। ये ठीक बात भी है कि उनको आप अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको आप दीजिए ना, आप उनको किताब कॉपी दीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनका अपलिफ्टमेंट कीजिए। लेकिन ये हर बार आरक्षण देना और प्रमोशन में भी आरक्षण देना, कितनी बार आरक्षण होगा? एक बार आरक्षण हो गया, आपने नौकरी पा ली, उसके बाद फिर से आरक्षण पर मिले, ये एक तो आरोप ये लगता है। दूसरा ये है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटे के अंदर कोटा, जो अभी राजभर साहब कह रहे थे, ये भी एक बड़ा मसला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS हैं और बड़ी बात यह है कि आपने नौकरी से रिजाइन किया है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, तमन्ना होती है लोगों की देश के सबसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने की, क्रैक करने की, और आपने उसको छोड़ करके आ गए। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खत्म करो आरक्षण का अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, बच्चे आंदोलित हैं, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आंदोलित हैं और सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको देख रही है। कोई पार्टी इसको छूने की वो नहीं कर पा रही है। सिर्फ सारे लोग दलितों और पिछड़ों के साथ में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हों, रामदास अठावले भी कह रहे हैं, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान LJP के, वो भी कह रहे हैं कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता कि आखिर ये आरक्षण कब खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो आरक्षण को खत्म करने से पहले जी आपको इस बात की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति जो सरकारी जो नौकरियों में आरक्षण है, उसमें जो SC ST का आरक्षण है 22.5% वो पूरा नहीं है जी। OBC का आरक्षण 27% पूरा नहीं है। तो खत्म करने की तो बात तब हो जब ये पूरी हो जाए सब चीजें, जब आप पूरा कोटा भर लें, तब आप इस बारे में समीक्षा करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 2, अब रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। उसका हम एग्जांपल आपको बता दें कि अभी राम मंदिर CO की एक बहुत ट्रांसपेरेंट भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसमें 5000 आवेदन आए करीब, और गुपचुप तरीके से 18 लोगों का इंटरव्यू किया गया। तो आप समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी नौकरियां हैं, उसको जो राम मंदिर CO का जो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो उसको पूरा एक आईना दिखाता है कि इसी तरह जाति के आधार पे सिलेक्शन होते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि टैलेंट के आधार पर होता है ना। प्राइवेट में जो नौकरी आती है वो किसी की जाति देख करके नहीं दी जाती, वो तो आपका टैलेंट देख करके दिया जाता है। ये तो कहने वाली बात है, आप मेरिट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरिट के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरिट डिफाइन कौन कर रहा है। अगर आप मेरिट डिफाइन कर रहे हैं तो आपका आंकड़ा भी तो बोलना चाहिए जी। अगर 500 कंपनियों में कोई CEO हो, एडिशनल CEO हो, तो आप बताइए। और वैसे भी आरक्षण की समीक्षा क्या हो रही है? आरक्षण तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ऑलरेडी आरक्षण कैसे खत्म हो चुका है? देखिए, खत्म ऐसे हो गया है कि सारी सरकारी नौकरियों को दे दिया गया है, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे या कंसल्टेंसी को दे दिया गया है, या ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे एक संस्था है इन्वेस्ट इंडिया, उसमें सरकार का 49% है और प्राइवेट सेक्टर का 51% है। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आरक्षण लागू नहीं होता है। तो कांग्रेस ने इस बात की शुरुआत की थी और भाजपा ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, और आज जितनी भी संस्थाएं हैं हर डिपार्टमेंट में, उनमें 2 चीजें जो है मैंडेटरी हैं। एक तो यह है
कि एक कोई मिशन टाइप का बनाया हुआ है जिसमें सरकार की भागीदारी जो है वो 50% से नीचे है, और दूसरा वहां कंसल्टेंट तैयार हैं बिग 4 के, जो कहीं भी आरक्षण के लोग नहीं हैं। और इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं, इसका मतलब कोई लोगों में टैलेंट ही नहीं है। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। जरा हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। राजीव पासवान जी जुड़ चुके हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान जिसके हेड हैं। राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और संजीव निगम जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। अनूप पटेल जी जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ हैं सामाजिक न्याय के, आपका भी बहुत खैर मकदम है। कांग्रेस के प्रवक्ता रोशन कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। श्याम सलोने भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए के गौतम साहब, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए काम किया, कांसीराम जी के साथ में लंबे समय तक काम किया है, बहन जी के साथ लंबे समय तक काम किया है, और सामाजिक न्याय के प्रेरणा भी, सामाजिक न्याय को उन्होंने बहुत नज़दीक से जिया है। तो जरा हम के गौतम जी का रुख कर लेते। के गौतम साहब, आप बताइए, आपने तो लंबे समय तक सामाजिक न्याय की बात रखी है, और अभी आपकी राहुल गांधी से करीब 55 मिनट की मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनसे आपकी? और ये जो मामला चल रहा है कि ये जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए के गौतम जी। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी आप जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ, हमने कहा, मैं आपको जय भीम नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे चैनल में जितने उपस्थित विद्वान साथी हैं, सभी को नमस्कार, सभी जय भीम। आपका आरक्षण के संबंधित जो आपने बातें कही है, ये बहुत ही प्रशासनिक है, बहुत ही उपयुक्ता है, और इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आपने कहा कि बहन जी के साथ काम किया, मानव कांसीराम साहब किया, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में काफी थोड़ा बहुत अपना नाज रखता हूँ, तो सही है। आरक्षण एक कोई भीख नहीं है, आरक्षण तो मेरा एक समझौता है। समझौता ये है कि जब तक बीजेपी हो या आरएसएस हो या हिंदू धर्म हो या कोई भी धार्मिक हो, जब इसमें ऊंचा और नीचा का दर्जा बनाया जाएगा, तो जब तक ऊंचा नीचा का दर्जा को पाटा नहीं जाएगा, जब तक आरक्षण के समाप्त होने को सवाल नहीं उठता। मैं एक उदाहरण देता हूँ साहब आपको। माघ मेला जब लगता है कि मैं इलाहाबाद में घर द्वार है मेरा, और प्रतापगढ़ के कुंडा का में मेरा पैतृक घर द्वार है, और लखनऊ में इसमें रह रहा हूँ। प्रयाग के जो स्नान जब होता है यहाँ पर मेले में, लाखों लोग आते हैं स्नान करने वाले। एक दुकान खोल दे जाए कमलाकांत गौतम नाम करके 80, एक दुकान खोल दे जाए कमलाकांत गौतम मिश्रा, और दोनों की दुकान में अंतर पैसे कर दिया। एक चाय की दुकान, एक चाय की कीमत लगा दी जाए 10 रुपया मिश्रा जी के नाम से, कमलाकांत गौतम 80 के नाम से लगा दिया जाए कीमत 8 रुपया, तो दुकानदार देखिए क्या हालत होती है यहाँ पर। ये है आरक्षण की व्यवस्था। जब आपने धर्म के पुस्तक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र को आपने नीच बना रखा है, तो आपने इस समय नहीं सोचा कि नीच खत्म किया जाए। संविधान के माध्यम से यहाँ पर नीच सब खत्म किया गया है, और संविधान ये कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था, इसमें कोई ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है। लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है? आपकी व्यवस्था 2 राष्ट्रपतियों का पान हुआ। जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, बॉम्बे जाते थे तो हीरे का दाम बढ़ जाता था। लेकिन जगजीवन राम 77 में जब संपूर्णानंद की मूर्ति का आंदोलन करने गए तो उनको 100 घोड़े से धोया गया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जब 27 में एक तालाब में पानी पीने गए, जहाँ सुअर और गधा पीता है, कुत्ता पीता है, यहाँ पिया गया पानी, बाबा साहब का पान किया गया। नहीं, ठीक है, कुछ बाबा साहब का सर ये बात होता है। नहीं, ये बात ठीक है, कहना चाहता हूं कि आरक्षण के बारे में इतनी पेट में दर्द क्यों है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, सदियों से जो सताए गए हैं, जिनको पीछे रखा गया, उनके सताए गए, ये सवाल इस नहीं बात का, सवाल इस बात का सताने वाला कौन है और सताए कौन जाता है? नहीं, सवाल दूसरा है सर। सवाल ये संविधान लागू है और आप कह रहे हैं कि अगर आपकी दुकान खुलवा दी जाए गौतम के नाम से, एक मिश्रा जी के नाम से दुकान खुलवा दी जाए तो कौन चलेगा? किसकी चलेगी दुकान? तो ये तो टैलेंट पर डिपेंड करता है ना, जो जिसका टैलेंट अच्छा होगा उसकी दुकान अच्छी चलेगी। नहीं,
भाई हमने चाय की मतलब कि 6 रुपया जी। हमेशा जो रखे 8 रुपया, जी। लेकिन 6 रुपया नहीं बेचेगी क्योंकि इसमें गौतम लिखा हुआ है, में 80 लिखा हुआ। ये हमारी धार्मिक धारणाएं जो बनी है, ये धारणाएं बनाने वाला कौन है? ये धर्म की पुस्तकें हैं, धर्म के पुस्तकों में संशोधन करना चाहिए जी। और बताना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई करने वाला कौन है और कार्रवाई होती किसके पर? अच्छा, नहीं तो अरे भाई, सवाल यहाँ पर यादव भाई ने कथा कर रहा था, इसकी पिटाई काटी गई और इसकी एक पेशाब से इसको एक महिला ने पेशाब से इसको शुद्धिकरण किया। ये हालत है। हमारे खड़गे साहब इतने बड़े लीडर हैं और लीडर होने के बाद जहाँ भाषण दिया, शुद्धिकरण किया गया। क्या है ये देश की रवैया है। तो देश में आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण क्या? आरक्षण भाई एक सामाजिक स्तर है। हमारी सामाजिक स्तर बराबर हो जाए, आरक्षण स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। नहीं ये ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं ठीक है, लेकिन सर सवाल ये है, कि गौतम साहब सवाल ये है कि 36 साल हो गए इस आरक्षण को लागू हुए, 1990 में लागू किया था। आखिर इसकी मियाद क्या है? ये कब तक यूं ही चलता रहेगा? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर क्या आप विद्वान आदमी है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आपने देखा होगा कि सामाजिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर आरक्षण दिया गया था। सामाजिक स्तर में क्या अनुसूचित जाति बराबर हुए? क्या शैक्षिक स्तर पर सामाजिक बराबर हुए? सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर बराबर हो जाए, आरक्षण कोई आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता है सामाजिक व्यवस्था की बराबरी और सामाजिक और शैक्षिक आप बराबर कर दीजिए। आप जितने दिल्ली के प्रोफेसर देखिए कितने लोग हैं, वाइस चांसलर कितने लोग हैं, कंपनी के मालिक कितने लोग हैं। भाई आप यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था करिए, यहाँ पर जितने इनकी संख्या दीजिए इनको। आरक्षण कोई आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक यहाँ पर बुराई पैदा होगी। ठीक है, आपकी ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइन दिया है जी। आपने एक अच्छी लाइन दिया, मैं उसी लाइन को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। श्याम सलोने जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। जो श्याम सलोने जी, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही तो वो आंदोलन करेंगे ही। नौकरी तो चाहिए ना, एक अदद नौकरी चाहिए। के गौतम साहब कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर बराबरी हो जाए तो आप आरक्षण खत्म कर दीजिए। ये कैसे होगा? प्रदीप जी, आपको और साथी मित्रों को राधे 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 नमस्कार। राधे राधे जी। देखिए प्रदीप जी, गौतम साहब जो बोल रहे हैं वो अपनी बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता पर बात कर रहे हैं और ठीक है, वो एक पार्टी से बंधे हुए और नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और उसमें चल रहे हैं। श्याम सलोने जी, आपको अपडेट कर दें, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। नहीं, गौतम साहब भी तो बोल रहे हैं इस बात को। नहीं, पहले थे, अभी पार्टी छोड़ दिया जी। हाँ, मानसिकता तो वही रही ना उनके भी। जी। जो अभी बोल रहे हैं, वर्तमान में जो बात कह रहे हैं वो बात है उनकी, वही लागू हो रही है। ठीक है। बाबा साहब ने संविधान की संरचना की, संविधान बहुत शानदार बनाया है और उसका सर्व समाज, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है चारों वर्गों में जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का जो सम्मान नहीं करता हो। मुझे एक व्यक्ति किसी वर्ग में बताएं। नहीं, ये ठीक बात है। आप जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रहा, जो सम्मान नहीं कर रहा है जी, फिर वो मानसिक अपंग है, उस व्यक्ति का भगवानी मालिक है। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? बाबा साहब ने कहा जी, नहीं, झगड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म होगा। देखिए, ये झगड़ा विपक्ष में जब जो विपक्ष में होते हैं ना, तो वो चुनाव में इस तरीके के नए रूप लेकर के आते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब विपक्ष में उत्तर प्रदेश में। श्याम सलोने जी, हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सवाल ये है, सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र, लाखों छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, किया उन्होंने, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया। तो आखिर वो कुछ सोच के वो कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना ना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो जिनकी मांग है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि संविधान के हिसाब से ही कोई भी बदलाव होगा तो वो सदन में होगा। सरकार अकेले कोई कार्य नहीं कर सकती है। उनको अगर मांग रखनी है तो एलओपी विपक्ष के नेताओं के पास जाए। हर प्रदेश में विपक्ष मजबूत स्थिति में जाए, उनके पास जाए। अरे भाई, सत्ता पक्ष के पास क्यों ना जाए, जिसके पास ताकत है?
सुनिए श्याम सलोने जी, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। आप सत्ता पक्ष की बात क्यों ना जाए, जिसके पास ताकत है, जो हर काम कर ले रहा है। प्रदीप जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बताइए। प्रदीप जी जी प्रदीप जी, सरकार को सर्व समाज ने चुना है और इस उम्मीद पर चुना है मोदी जी को कि उनको ये विश्वास है कि मोदी जी के होते हुए हम सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। श्याम सलोने जी सुनिए, मैं आपकी सुन लीजिए श्याम सलोने जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो आंदोलित लोग हैं वो विपक्ष के पास जाएं। क्यों जाए भाई, सरकार चुनी है तो सरकार से उम्मीद है, वो सरकार के पास जाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, एलओपी के पास क्यों जाएंगे? मैं बता रहा हूं जी, सरकार हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे तो प्रतिनिधि हमने ब्रजेश पाठक जी के रूप में वार्तालाप शुरू करा दी है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि विपक्ष उसका फायदा उठाए या हमारे छात्रों का अहित हो, वो हिंसा के रूप में ना आ जाए। लेकिन फिर भी जब विपक्ष को चाहिए कि आप सदन की मांग कीजिए, सदन में मुद्दा रखिए, पूरा विपक्ष आए, बहुजन समाज पार्टी भी आए, समाजवादी पार्टी भी आए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधित्व कार्य करते हैं, जिन लोगों ने चुना है, वो सारे के सारे बैठ करके इस पर एक समीक्षा करें। चलिए ठीक क्योंकि है। मोदी जी ने जब महसूस किया, हमने महसूस किया प्रदीप जी, हमने जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस में 10% का किया था। हाँ ठीक है, गरीब होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी है, उसके यहाँ भी है भाई। 10% आरक्षण हटा दिया, 10% आपने उनको खैरात में दे दिया, वो 10% नहीं मानने वाले ना, उनका कहना कि हमको पूरा चाहिए, मांग नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है। राजू पासवान जी के पास, ठीक है, आरक्षण हटाया जाए, किसी की मांग नहीं। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चतुर्वेदी जी, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी आप बताइए भाई कि ये जो लाखों बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत आरक्षण हटाया जाए और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, वो मांग किससे करेंगे? सरकार से करेंगे ना कि विपक्ष से करेंगे? और क्या उनकी मांग सही है? अगर सही है तो कैसे सही है? प्रदीप जी सर्वप्रथम तो इस मंच को वंदन और आपको भी वंदन है। जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव जी। दो चीजें प्रदीप जी समझना पड़ेगा कि अभी श्याम सलोने जी ने जो है बहुत सी बातें कही, लेकिन एक बात मैं श्याम सलोने जी से कहना चाहता हूं कि जो भी मांग होगी, जो भी राज सिंहासन पर बैठा रहेगा, सत्ता पर जो भी बैठा रहेगा उसी से होगा। विपक्ष से कोई मांग नहीं करता है, पहली चीज तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर हम चयन किए हैं मोदी जी को, तो मोदी जी से ही अधिकार मांगने का जो है हमें हमारा भी अधिकार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी, जो लोग भी कह रहे हैं कि बराबर हो जाए, बराबरी पे आ जाए, ये सब बातें, अभी मैं आदरणीय राकेश वर्मा जी को सुन रहा था, और क्योंकि एक उच्चतर पद पर बैठ करके आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम कार्य दक्षता की बात करते हैं तो क्या हम अपने समाज में प्रोफेशनलिज्म में अपंगता नहीं फैला रहे हैं? क्या जो नीट का एग्जाम देकर के विषय को जो 90 नंबर ला करके जो है बैठ करके प्राइवेट कॉलेज से करने पे मजबूर हो रहा है, या कहीं से दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहा है, और जो 40 नंबर ला करके, और यहां तक की कुछ खबरें आप लोगों के माध्यम से चली थी कि -40 आ जाए तब भी उसका चयन हो सकता है कोटे के माध्यम से, तो क्या वो जो है हम समाज में अपंगता नहीं फैला रहे हैं? क्या हम अज्ञानता का और भंडार नहीं फैला रहे हैं? कहां दुनिया जो है प्रोफेशनलिज्म को जो है आधार मान करके, यानी योग्यता को आधार मान करके, वरीयता मान करके जो है आगे बढ़ रही है। और अगर हम इसी जो है 70 साल पुरानी जब संविधान या धर्म दोनों जो है समय के अनुसार कुछ चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। पहले चौमासा बैठ करके लोग जो है यज्ञ हवन करते थे, क्या आज पूरा समाज बैठ के यज्ञ हवन कर रहा है? क्योंकि हमारा समय जो है अलग विभाजित हुआ है। लेकिन अगर 70 साल पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ कहा और उनकी लाइनें जो थी, अगर उस पर भी गौर कर लिया जाए, तो हम समाज में जहर फैला रहे हैं, समाज को जो है नपुंसक कर रहे हैं, समाज को जो है हम अपंगता दे रहे हैं। हमें योग्यता को वरिष्ठता देनी चाहिए, योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए, ना कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, मुझे वेद का ज्ञान नहीं है, मुझे बिठा करके मंदिर का जो है आधिपत्य दे दिया जाए, मैं कौन सी पूजा करूंगा, मैं कौन सा वेद पढ़ूंगा वहां पर। इसी प्रकार से हर कार्य क्षेत्र में जो है दक्षता को वरीयता देनी चाहिए, जाति या संरचना आधारित वरीयता नहीं होनी चाहिए। लेकिन राकेश जी सवाल ये ना कि ईडब्ल्यूएस भी तो दिया गया है ना, उसमें भी दक्षता का कोई मामला नहीं है। 10% ईडब्ल्यूएस भी जी बहुत सुंदर बात कही आपने। और मैं एक ब्राह्मण समाज से होते हुए, सवर्ण समाज से होते हुए मैं कहता हूं कि अगर कोई जो है, यही मांग है हमारी, विशेष रूप से मैं स्वयं कहता हूं कि ये वरीयता होनी चाहिए
कि जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से परेशान है, जो उस विद्यालय उस संस्थान की फीस नहीं, और इसको जो है कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में नहीं, इसको प्राइमरी एजुकेशन से करना चाहिए कि जो लोग नहीं दक्ष हैं उनको जो है फ्री पुस्तकें दिया जाए, उनको फ्री एजुकेशन मटेरियल दिया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए, फ्री हेल्थ दिया जाए। सिर्फ एजुकेशन में ही वरीयता मतलब है कि ये 10% जो दिया गया इसको भी खत्म कर दिया जाए क्या? ईडब्ल्यूएस को जो दिया गया बिल्कुल एक समान कर देना चाहिए, एक समान कर देना चाहिए। जो भी हो उसको जो है आय आधारित होना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता के साथ एक समाज को संगठित किया जाए। किसी को अलग से किसी अलग वरीयता पर जात या संरचना आधारित कोई भी जो है आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। और हम आरक्षण हटाने के लिए नहीं कह रहे, हम आरक्षण में रिफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे कानूनों में संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, ये भी एक संशोधन है। समय के रहते इसको भी करना बहुत अनिवार्य हो गया है। ठीक है। हमारे साथ में अनूप पटेल जी जुड़े हुए हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं और उन्होंने इसी विषय पर पीएचडी भी किया है। इसका जवाब दे अनूप पटेल जी बताइए भाई। वो कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए। जी प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही। जी शुक्रिया। आज के डिबेट के पैनल में सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज ऐतिहासिक दिन है और उसी पे ये संयोग है कि आप उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आज ही के दिन मंडल आयोग जी, मंडल कमीशन के सूत्रधार जो थे जी, उन्होंने आज जो है मंडल कमीशन लागू किया था। ठीक है अनूप जी, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। तो अपनी बात तो मैं यही रखता हूं कि मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया था। और देखिए बात ये है कि रिजर्वेशन का मसला ये है कि रिजर्वेशन तो सबको लगभग मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी को मिल रहा है। ये मानसिकता का सवाल। मानसिकता ये है कि भाई कुछ लोगों को क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, और इवन ईडब्ल्यूएस मिलने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाए। तो प्रदीप जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी पीएचडी इसी विषय पे है। दुनिया के 50 देशों पे अफर्मेटिव एक्शन लागू है। अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण से बड़े बृहद रूप में होता है। और यही लोग जो यहाँ पे आरक्षण का विरोध करते हैं, ये बाहर जो जाके एनआरआई हो गए या पीआईओ हो गए, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये वहां पे कोटा जो है कोटा का लाभ उठाते हैं। मैं साउथ अफ्रीका गया था। तो बात ये है कि आरक्षण की निश्चित रूप से जो है पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी को ये आरक्षण शब्द गलत दिया गया है। मैं याद करता हूं 1902 की बात। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने, बस 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। जी। आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात का जो है जनक माना जाता है छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने कभी भी आरक्षण शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की बात की थी। मैं कह रहा हूं कि आप आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन हाँ, हक और हिस्सेदारी आप दीजिए। ठेका पट्टा पे, कारपोरेट पे दीजिए आप जो है हिस्सेदारी। और अभी जो ये धर्म गुरु बोल रहे थे, ये जन्म से कैसे जो है आरक्षण हो जाता है कि मंदिर में वही जो है बैठेगा, चाहे गोरखनाथ मंदिर हो, चाहे और भी मंदिर हो। इवन यहाँ पे राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, उसपे से कितने एससी एसटी ओबीसी हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो सही बात है, जस्टिस तभी प्रिवेल होगा जब हक और हिस्सेदारी की बात होगी। आप बिल्कुल आरक्षण खत्म कर दीजिए। मिलता कितना है, नौकरियां कितनी है? 2 करोड़ भी नौकरी जो है साल भर में नहीं होती। मोदी जी ने तो खैर जुमला मार दिया था। तो जब यहाँ पे आपको दिक्कत है तो आरक्षण खत्म करो। अच्छा, एक बात और बता दूं, बीजेपी का स्टैंड नहीं है ये, डायरेक्ट रूप से बीजेपी की हिम्मत भी नहीं है। पहली बात तो स्टैंड नहीं, हिम्मत भी नहीं है, रिएक्शन है। और रिएक्शन किस वजह से है? रिएक्शन रिजर्वेशन का नहीं है, रिएक्शन है इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस देश में स्किल डेवलप्ड फोर्स नहीं है। इस देश में इस देश में अवसर नहीं आ रहे हैं। इस देश में प्राइवेट सेक्टर सिकुड़ता जा रहा है और पूरी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मसला ये है,
उस रथ को मोड़ दिया गया है आरक्षण के खिलाफ। हाँ। आरक्षण खत्म कर दो। अच्छा, असली मसला ये असली मसला राजनीति का है। ठीक है अनूप जी, क्योंकि मेहमान ज्यादा है, सबका रुख करेंगे। राजीव पासवान जी, आप बताइए, आपके नेता कह रहे हैं चिराग पासवान की आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, कोई इसको छू नहीं सकता, और तो फिर आप लोग ये जो लाखों बच्चे सड़क पर मांग कर रहे हैं उनका क्या होगा? ये सब है कि आरक्षण कोई हमारी भीख नहीं है, ना आरक्षण कोई खैरात का है। और जब तक हमारी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय चिराग पासवान जी है, कोई माई कलाल इस धरती पे पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को छू ले। आरक्षण संविधान को जो छीएगा, जैसे एक तेजाब होता है, वो जल जाएगा। इसलिए मैं आरक्षण संविधान को कोई छू नहीं राकेश जी हंस सकता। रहे हैं। राकेश जी बताइए भाई, आपके सहयोगी हैं। आ रहा हूं आप, राकेश चतुर्वेदी जी अपना ऑडियो खोलिए जी। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत है, ये राजनीतिक पार्टियां तुरंत जो है समाज को जलाने और मारने की बात करती हैं। सृजन की बात तो राजनीतिक पार्टियों ने कभी संविधान की कसम में खाया ही नहीं। संविधान की कसम तो खा लेते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने बस अपने जो है राष्ट्रीय नेता की बात को सर्वोपरि करने के लिए समाज को जलाने और तेजाब से मारने तक की बात कर डाली। मुझे लगता है कि अगर समाज को समझ करके सही दिशा देने में काम कर दे तो इनके जो है राष्ट्रीय नेता एक बिहार से निकल के राष्ट्रीय नेता वाकई में हो जाएंगे, कहने के लिए बस नहीं रह जाएंगे। ठीक बात है, नहीं बाद में हो जाएंगे ना, अभी तो जब शुरुआत है उनकी, अभी क्षेत्रीय पार्टी है, जब राष्ट्र के नेता बनेंगे तो सब जैसे बहन जी ने किया था, बहुजन से सर्वजन बनने में देर नहीं लगेगी क्या? आता हूं जरा, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय निगम जी, आप बताइए भाई, क्या कहना है आपका? देखिए प्रदीप जी, इसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह के गए, लिख के गए, मैं उस संविधान, उनके द्वारा लिखे गए संविधान, उनके द्वारा कही हुई बात का हमारी पार्टी सम्मान करती है। और ये सत्ता में जो भी दल है उसकी ये प्राइमरी जिम्मेदारी होती है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाज की करे। और वर्तमान में जो स्थिति आप देख रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में, तो ये बीजेपी का मुझे समझ में नहीं आता। हमारे सांसद संजय सिंह जी सही कहते हैं कि बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कि इनका काम ही झगड़ा कराने। अगर लोग बैठे हैं तो उसका समाधान करो भाई। आप हिंदू को मुसलमान से, सवर्ण को दलित से, आप लड़ाने झगड़ाने वाली बातें करते रहते, कुछ आप करो जी। जो आप अगर बैठे हो तो उसका समाधान करो। आप अपनी शक्तियों को, आपको ताकत मिली है। अभी श्याम सलोने जी कह रहे थे विपक्ष के पास, श्याम सलोने जी बहुत शानदार चर्चा चल रही है, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आपसे अनुरोध है कि अपनी बारी में बोलिएगा। श्याम सलोने जी, श्याम सलोने जी अपनी बारी में बोलिएगा, समय कम है, लोग ज्यादा हैं। आपसे अनुरोध है श्याम सलोने जी, श्याम सलोने जी ऐसे नहीं चलेगा भाई, अपनी बारी पे बोलिएगा। आऊंगा आपके पास दोबारा। संजय निगम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि ये सरकार में जो भी पार्टी बैठी है उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि उसकी बात सुने और समाधान निकाले, न कि लड़ाई झगड़ा करवा कर संजय निगम जी अपना उल्लू सीधा करे जी। ठीक है, आप पार्टी कोस रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरा मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्टी में अब तक कितने राज्यसभा सदस्य हुए हैं जब से आपकी पार्टी बनी है 2014 से? भाई इस समय वर्तमान में तो 3 राज्यसभा सदस्य नहीं 3 है, लेकिन टोटल मेरे ख्याल से 13 से 14 राज्यसभा सांसद आप लोगों ने अब तक बनाए हैं। क्या उन 13 से 14 लोगों में से एक भी सांसद, राज्यसभा सांसद दलित और पिछड़े का बनाया आपने? अब ये इस समय राज्यसभा बनाते समय क्या क्या है, अब तो 3 बने हुए हैं। अब अभी की बात करिए। नहीं मैं पूरी बात कर रहा हूँ। आपने बनाते समय जब बनाया था, कहाँ चले गए? हमारे पास अभी 3 बचे। आप संविधान की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग दलित पिछड़ों के हक की बात करते हैं। राज्यसभा आपने 13 भेजे लोगों को, उसमें से एक भी दलित और पिछड़ा भेजा क्या? देखिए इसमें अभी तो मैं कोई विस्तार पूर्वक आपको बता नहीं पाऊंगा। जहां तक कि पंजाब से 7 सांसद गए थे जी, तो 7 में आप उसका आंकड़ा देखिए जी, तो ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं था। मैं बता रहा हूं उसमें एक भी सांसद नहीं था। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें ही इसका चयन करें। और भी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, हम उसको बेहतर करते हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है। जिस तरीके की स्थिति अभी हमारे मौका मिलता है तो आपको संविधान की भावना का ख्याल रखना चाहिए था ना। ठीक है, स्कूलों की बात रही, हमने बेहतर तरीके से उसको स्कूल बनाया, आपने कॉलेज बनाया, बात अलग है। बात यहाँ पर, बात यहाँ पर सुन लीजिए संजीव निगम जी, बात यहाँ पर अफर्मेटिव की है,
बात तो यहाँ हम- पर हमारी प्रतिनिधित्व पार्टी की का है, पहला कितना तो धर्म यही है प्रतिनिधित्व आपने कि दिया? हम इंसान को इंसान संजीव से निगम जी, भाईचारा संजीव हम- निगम जी, सवाल यह है कि आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया? सवाल यहाँ पर ये, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रोशन कुमार सिंह जी बताइए, 65 साल आपने राज किया देश पर, और आज ये मांग हो रही है कि जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अपनी आवाज, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज दुनिया सुन ले। पहले तो प्रदीप जी नमस्कार सबको, आपको भी बहुत और नमस्कार। हमारा एक ही बात कहना है, बार बार राहुल जी कहते रहे हैं कि पहले ये सारा का हल जातीय जनगणना में छिपा हुआ है। सारा चीज जो अटका हुआ है, सारा चीज जो ये सिस्टम जो गड़बड़ा दिख रहा है आपको, पूरा जो है गड़बड़। दूसरी बात, आप अभी पटेल जी ने सही कहा कि ये सारा खेल जो है आप देख क्या रहे हैं, जो लोगों की उबियाहट है, जो आपसी ये जो मामला है, ये छीना झपटी का जो ये मतलब मानव बम सिस्टम जो देश बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपने वादा तो बहुत किया, दिया तो कुछ नहीं। हमारी नौकरियां बढ़ने के बजाय और कम हो गई। ये सारा सिस्टम में पहला नंबर हमने आपसे जो कहा जातीय जनगणना, ये जब तक पूरे देश में आज के स्थिति में जातीय जनगणना होती नहीं है, किसका लाभ कौन ले रहा है, कहां पर कौन वंचित है, कौन किसको मिल रहा है, यहाँ ना कोई फॉरवर्ड है, ना कोई दलित है, ना कोई वंचित है, ना कोई पिछड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा चीज आता है कि किस व्यक्ति का लाभ। अभी राजीव जी ने एक बात कहा कि छीन कौन लेगा, समय कम है। लेकिन हमारा कहना है कि रोशन सिंह जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, आपने कहा कि इसका मूल मंत्र है जाति जनगणना। सवाल नंबर एक ये कि आपने 2016 के पहले जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आपने 2004 में आपकी सरकार थी, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? 2009 में आपके पास आपकी सरकार थी, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? उससे पहले लगातार आपकी सरकार थी, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? दूसरा सवाल यह है हमारा आपसे कि भाई दिक्कत क्या है? जाति जनगणना अगर आ जाएगी आपके हिसाब से तो पता चल जाएगा कि जातियां इतनी हैं, लेकिन आरक्षण तो आज भी पूरा लागू नहीं हो रहा है ना, बिना जाति उसके ही। आज देखिए, जो अभी राकेश जी बता रहे थे, बहुत सीनियर IAS हैं, कि जो 50% आरक्षण है उसके बावजूद भी 23% पिछड़ों का आरक्षण है, उसमें मात्र 4.5% अभी प्रतिनिधित्व मिला कुल। ST को 2.5% प्रतिनिधित्व मिला कुल। ये क्यों नहीं मिल पाया? आप 65 साल से आपने राज किया, क्यों रह गए पिछड़े ये लोग? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, 1 मिनट उस पर जान लिया जाए जी। हमारा कहना है जातीय जनगणना, आप समझ गए, जातीय जनगणना का मतलब है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। अभी का सिस्टम जो अभी तत्काल का जो पोजीशन, जो लड़ाई का पोजीशन आपने कहा कि हमारे समय में ये सवर्ण और दलित की लड़ाई नहीं थी, हमारे समय में ये मांग और ये छीना झपटी नहीं दिख रहा था। हमारे अभी जो समय, अभी का जो मांग है, अभी के मांग पर हम लोग देखा जाए, अभी जो हमारी जातीय जनगणना जब तक होगी तब पता चलेगा कि हमारा जो सामाजिक स्तर है, जिनका जो सिस्टम है कि अभी किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको मिल रहा है, किसका अरे भाई, कौन लेके क्या होगा? जातीय जनगणना से होके फायदा क्या होगा? मान लीजिए दलितों पिछड़ों की आबादी 55, अभी जो 27% मिल रहा है, पिछड़ों की आबादी 55% से ज्यादा हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस लिमिट को तोड़ देंगे, लेकिन वहां तो सवर्ण कह रहा है इसको खत्म करिए। फिर सवर्ण कह रहा, फिर यही मांग, तो यही चीज तो प्रदीप जी सब, अगर आज मैं सवर्ण की बात मान लूं तो कल पिछड़ा खड़ा हो जाएंगे, पिछड़ा की बात मान लूं तो दलित खड़ा हो जाएंगे। आखिर इस समस्या का तो कहीं से दिखती नहीं है ना। ये सवर्ण कह रहा है, कुमार सिंह जी, समस्या का समाधान क्या है? धर्मगुरु की बात कर रहे हैं कि पंडित जी हैं तो पंडित जी पूजा कराएंगे, तो वही पूजा कराते रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी की बात में साहब सारा प्रोफेसर RSS से हो जाएंगे।
ये आखिर हमारा जो हमारे पूरे देश में जो राहुल जी तो सही कह रहे हैं ठीक है, कि ठीक जिसकी है। जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, आप ठीक बात हो गई आपकी। 10 लोग नौकरी करोगे। संजू निगम जी 20 सेकंड में जी। एक प्रदीप जी बात रह गई थी, वो जो आप पूछ रहे थे कितना दिल्ली में जब भी लोकसभा के चुनाव हुए जी, लोकसभा के चुनाव में जनरल की जो सीट होती है हमने वहां से अपने दलित साथी को उतार दिया। नहीं, ठीक दिल्ली है। में हमारे विधायक हैं। मेरा सवाल तो देखिए, जहाँ जो संजू मौका निगम जी मिलता हमने है, आपको पूरा मौका दिया। जहाँ जो मौका मेरा मिलता स्पेसिफिक है, सवाल था, आपने पार्टी उसका जवाब करती दे है, दिया। पार्टी आपने आगे 12 देती से है, 13 बढ़ते राज्यसभा सांसद बनाए, उसमें से एक भी नहीं बनाया मेरा, और उसमें प्रतिनिधित्व कहा गया। अलग बात है, वो ठीक। अलग बात है, लेकिन जी। हमने तो मौका दिया। ईमानदार, ये अच्छी बात, मैं हमने आपको उनको- इसीलिए बहुत पसंद करता हूँ हाँ। कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अनु पटेल जी, इस समस्या का समाधान क्या है बता दी जल्दी से, 20 सेकंड में। ये जो जंतर मंतर में हो रहा है, इसकी शुरुआत जेनजी के प्रोटेस्ट से हुई है जी। अब जेनजी के प्रोटेस्ट की डिमांड इस देश को सच में देश में जो समस्याएं थी उसके हल करने की तरफ वो मूवमेंट चला था। ये जो हो रहा है ये बीजेपी भले ही अंदर खाने से हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूं। ये एक रिएक्शन है, ये बेरोजगारी का ऐसा मसला है जिसको डाइवर्ट किया गया है। इसका एक ही सोल्यूशन ये है जो आपने भी उसकी तरफ इंडिकेट किया है कि क्या जाति जनगणना का जो ये पूरा जो है देश में हलचल चल रही है और जो जाति जनगणना के लिए शुरू हुआ उसमें कॉलम ओबीसी का नहीं है, रिएक्शन ओबीसी और बहुजन समाज से आ रहा है, तो उसको लिए ये एक सेफ्टी वाल्व तैयार किया गया है कि आरक्षण की बात करो तो जाति जनगणना की बात नहीं होगी। जाति जनगणना होनी चाहिए, 100% आरक्षण जो है इस देश में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूं कि जिसका जितना बनता वो ले जाए। लेकिन असली सवाल में फिर से आना पड़ेगा। असली सवाल इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही बिल्कुल, है। बिल्कुल असली सवाल बेरोजगारी का आएंगे। श्याम सलोने जी उसकी तरफ जाना। ठीक है, श्याम सलोनी जी, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो लड़कों की मांग है, सवर्ण ने जो मांग की है उनसे हमारी वार्ता चल रही है। हम उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को समझेंगे और हम वो कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिससे हमारे जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग हैं, और कोई भी वर्ग के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे लिए जितना प्यारा दलित है, जितना प्यारा ओबीसी है, जितना बीसी है, उतना सवर्ण है। हमारे लिए हम ठीक है, मतलब इस समस्या का समाधान कोई ना कोई निकालेंगे आप। ठीक है, राकेश जी, आप क्या समाधान देख रहे हैं इसका? देखिए, अभी लोग कह रहे हैं कि जाति खत्म कर दी जाए, तो हमारा तो पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है कि जब वो टिकट दें तो वो आर्थिक आधार पे जो है ना, आपकी बार टिकट दें जो 2027 में चुनाव आने वाला है। आर्थिक आधार पर ही देते हैं सर, आजकल करोड़पति ही चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी कहां चुनाव लड़ पा रहा है। तो वो जाति के आधार पे ना कोई पार्टी दे, वो जो सबसे गरीब आदमी है उसको टिकट दिया जाए। तो नंबर 1 लड़ेगा, वो जिताऊ कैंडिडेट भी चाहिए ना, विनेबल कैंडिडेट चाहिए, जिसके पास करोड़ नहीं होगा चुनाव कैसे लड़ पाएगा। तो फिर जाति और आरक्षण खत्म करने की बात खत्म कर दें। दूसरा, आप टैलेंट की बात कर रहे थे और 1990 की बात कर रहे थे। मंडल कमीशन में सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं और बाकी 38 लागू होनी है। आपने 5000 साल तो जो है लोगों के ऊपर जो है एक्सप्लॉयटेशन किया और 70 साल हुए नहीं कि आपको जो है मिर्ची लगने लगी। अभी 36 ही साल हुए सर, 90 में लागू हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि अभी 36 साल में ही आपका जो है वो होने लगा। और दूसरा, अगर टैलेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक जाति का आदमी कैसे इस सरकार में जो है सब सीट पे बैठे हुए हैं, सूचना निदेशक एक ही जाति का क्यों बनता है, आप बताइए। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, इस पर हम रिएक्शन लेंगे। जरा उनके पास चलते हैं। के गौतम साहब, आप बताइए भाई, इसका समाधान क्या, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? श्याम सलोने जी, आपकी बात हो गई, मैं आपके पास आऊंगा। के गौतम जी, श्याम सलोने जी अपनी बात कह लीजिए जी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई है कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुओं का अपमान कर दिया, वो सरकार जो जनता का क्या भला करेंगे। अन्ना हजारे के साथ में क्या हुआ? ठीक है, श्याम सलोने जी, अन्ना हजारे को छोड़ देते हैं। इसका पूरा समाधान भारतीय संविधान में व्यवस्था है जी। भारतीय संविधान को सही रूप से लागू कर दीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगी। एक बार फिर से बता दीजिए क्या जी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जी, करुणा, मैत्री, दया, प्रेम, कानून व्यवस्था, कानून लागू करने वाला जी, सारी व्यवस्था इसमें है। संविधान को सच्चा रूप से लागू कर दीजिए और संविधान सारे व्यवस्था संविधान को सच्चे रूप में लागू कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। राजू पासवान जी, 20 सेकंड आपके पास।
मैं तो कहता हूं कि जिस तरह आरक्षण और संविधान को लेके चर्चा कर रहे हैं तो हाँ आ जाइए गांव में दिखाते हैं। गांव में आज भी हम लोग की महिलाओं को इतना छुआछूत होता है कि वो लोग भी आज भी नहीं खाना खिलाया जाता एक साथ बैठ के। जो आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात करते हैं, सबसे पहले तो समानता की बात गरीब है भाई, एक साथ एक दूसरे के साथ बैठ के ब्राह्मणों में भी बहुत गरीबी है, सुदामा है, वो लोग नहीं पढ़ पाते। राकेश चतुर्वेदी जी आप बताइए भाई, फाइनल कमेंट आपका। राकेश चतुर्वेदी जी। प्रदीप जी सबसे पहले तो राकेश वर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें मैं समर्थन, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक -40 नंबर फेल डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा? इस पैनल में हाथ रख दे, उठा दे, तो मैं कह दूंगा कि जो आरक्षण पूर्ण रूप से बना रहे। हमेशा जो समाज को सुदृढ़ करना होता है वो वहां वरीयता देनी चाहिए, उसकी कर्मठता हो, उसकी काबिलियत हो। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत जो ज्ञान दे रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत बोला करिए कि कितना वरीयता है, कितना वो ट्रेंड है। जी चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए राकेश जी। तो प्रदीप जी अंत में सब लोग जो है कार्य दक्षता को वरीयता देने लगते हैं। तो यही वो लोग हैं जो समाज को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। अगर समाज को संगठित करना है तो बेसिक लेवल, बेसिक एजुकेशन से जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो पिछड़े हैं, उनको आप उठाइए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, उनको सही हेल्थ दीजिए, समाज को एकजुट करिए, समाज को विभाजित करने की जरूरत नहीं। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको उठाइए, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करिए और उनको उस प्रकार से आगे बढ़ाइए, ये कहना है राकेश जी का। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो लोग, जो राकेश जी कह रहे हैं कि पिछले 7,000 साल से 5,000 साल से दबे पिछड़े रह गए, वो अभी 36 साल ही हुए उनको आरक्षण हो करके लेकर के, अभी तो ये क्यों इतना हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों पूरे समाज में ये विघटन है, क्यों दलित पिछड़ों से लड़ रहा है, क्यों पिछड़ा दलित से लड़ रहा है, क्यों सवर्ण सारे लोगों से लड़ रहा है, ये आपस में लड़ाई क्यों चल रही है। सवर्ण कहता है कि दलित और पिछड़े उसका भाग खा गए, दलित और पिछड़े कहते हैं कि सवर्ण उसका वो अधिकार ले गए। पिछड़ों में कुर्मी और यादवों पर आरोप लगता है कि वो बाकी की पिछड़ी जातियों का पूरा खा गए। दलितों में जाटों के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो बाकी जो कमजोर दलित हैं उनका पूरा आरक्षण खा गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियां हम लोग को आपस में लड़ा रही हैं? क्यों नहीं भरपूर तरीके से नौकरी निकलती है। 16 लाख नौकरियां खाली हैं केंद्र सरकार की, क्यों नहीं उसको भरा जाता है? अगर 16 लाख नौकरियां खाली हैं वो भर दी जाती तो आज उसमें सवर्णों को भी नौकरी मिल जाती, उसमें पिछड़ों को भी मिल जाता, अरे माफ करिएगा भाई, उसमें पिछड़ों को भी रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन सवाल यह कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, जहां भी सरकारें वो नौकरियां देना नहीं चाहती हैं और इस तरीके से समाज में आपस में बंटवारा करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये बात हम सबको समझना होगा और हमें सभी सरकारों पर ये एक दबाव बनाना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालें, जिससे कि ये झगड़ा अपने आप खत्म हो जाए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़क गए, रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं। खड़गे जी राजीव गांधी के बगल में खड़े बैठे हुए थे लोकसभा में, चेक कीजिएगा। जब राजीव गांधी मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ 1 घंटा 15 मिनट का भाषण दिया था। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई। संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। आंकड़ा नहीं है क्या? आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है, अपनी किचन में नहीं